Hello everyone, myself Mahendra Singh Naruka, Faculty of Social Science. You are watching our YouTube channel कोटा करियर पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सईद डायनेस्टी के बारे में। सो प्लीज़ कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट मिनट। तो आइए हम शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ये खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 से लेकर 1320 तक चली एक डायनेस्टी है। हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिवल हिस्ट्री में इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये व्यक्ति 1290 में क्यूमर्स नाम के व्यक्ति को ख़त्म करके खुद इस डायनेस्टी का फाउंडर बनता है। यानी कि 1290 में स्लेव डायनेस्टी का एक लास्ट अनपॉपुलर सा अप्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था क्यूमर्स। क्यूमर्स को धोखे से मार देता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 साल की एक बुजुर्ग आयु में हीरो बन जाता है। 70 ईयर्स की एज में जब ये राजा बनता है तो उस टाइम पर उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उसकी एक बुरी नज़र थी। अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली एक महत्वाकांक्षी राजा हुआ करता था। आप समझिए कि इस चीज़ के बारे में अलाउद्दीन खिलजी जो निफ्यू यानी भतीजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का और सन इन लॉ भी था यानी दामाद भी था। तो ये 2 in 1 व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी इसके नियत में खोट थी और इस वजह से इसने अपने चाचा प्लस ससुर को किल कर दिया, यानी कि उसे मौत के घाट उतार देता है। तो चलिए पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी वैसे 20 साल तक ही रूल कर पाया था, 1296 से लेकर 1316 तक। 1296 से लेकर 1316 तक ये 20 साल का जो इसका राज था, 20 साल तक ये सुल्तान बना रहा। इस 20 साल के टाइम पीरियड में इसने काफ़ी कुछ बदलाव कर दिए दैट वी कैन ऑब्जर्व इन आवर इंडियन हिस्ट्री। सो अलाउद्दीन इज़ रिमेंबर्ड फॉर सम मेजर रिफॉर्म्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इसने अपने आप को सिक्कों पर द सेकेंड अलेक्जेंडर करके इंस्क्राइब करवाया था, यानी कि दूसरा सिकंदर। इससे आप पता लगा सकते हो कि ये कितना महत्वाकांक्षी सुल्तान था, कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये अपने आप को हर जगह पर चाहता था, एक बड़ा एम्पायर लेना चाहता था। लेकिन अफसोस इसके राज्य में बंगाल और कश्मीर एक्सक्लूडेड थे, यानी कि इसके राज्य में बंगाल और कश्मीर वाला हिस्सा नहीं था। बंगाल वाला हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो हिस्सा जो है काफ़ी नदियों के थ्रू सींचा जाता है, इरिगेट किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और कश्मीर वाला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कश्मीर जो है एक ताज की तरह किसी भी राज्य को चमकाता है। सो बंगाल एंड कश्मीर वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एम्पायर। इसके बाद में इसने कुछ और भी मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए, मिलिट्री कैंपेन किए। तो सबसे पहला जो मिलिट्री कैंपेन था वो था गुजरात का राय कर्णदेव, जो कि बघेला राजपूत राजा था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इसने मिलिट्री एक्सपेडिशन यानी कि सैन्य अभियान सबसे पहले गुजरात के राय कर्णदेव के खिलाफ चलाया था। जीत गया, बहुत सारी धन दौलत उसे हासिल हुई। उसके बाद में 1301 में इसने रणथंबोर जीता। इसके बाद में 1303 में इसने चित्तौड़ पर हमला किया और वहाँ पर भी इसने जीत हासिल की थी। तो इसके मिलिट्री एक्सपेडिशंस यहाँ पर 3 हैं, एक तो गुजरात, रणथंबोर दूसरा, एंड द फाइनल वन इज़ चित्तौड़गढ़। इन तीनों मिलिट्री एक्सपेडिशन से इसकी जो प्रसिद्धि थी वो काफ़ी हद तक बढ़ने लग गई थी। काफ़ी पॉपुलैरिटी, काफ़ी प्रसिद्धियाँ इसे हासिल होती है, साथ ही साथ समृद्धियाँ भी काफ़ी हासिल होती है इसे। सो ओवरऑल यू कैन से ये काफ़ी एक पॉपुलर राजा था। पॉपुलर होने की वजह थी सक्सेसफुल होना, तो इस वजह से इसके बारे में कहा जाता है। चलिए कुछ और डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं। हिस्टोरियंस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसके लिए काम आसान बनाता है इसका एक आर्मी कमांडर यानी कि सेनापति जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर बेसिकली एक हिंदू व्यक्ति था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसके बाद में इसने इस्लाम धर्म अपनाया। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी मदद की थी गुजरात के अभियानों में, फिर इसके बाद में सेंट्रल इंडिया में, और उसी की मदद की वजह से ये साउथ इंडिया तक पहुंच पाया था। दक्षिण भारत तक इसने अपनी पहुंच बनाने के लिए इसी काम को साथ में लिया।
इसके बाद में इसने देवगिरी पर अटैक किया था। देवगिरी के बाद में चलिए बेसिकली जान लेते हैं देवगिरी क्या है, कहाँ पर है। देवगिरी जो है ये महाराष्ट्र में, सेंट्रल महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट रीजन है। इस रीजन पर इसने अटैक किया था। बाद में इसने होयसल किंगडम पर अटैक किया था और फाइनली इसने पांडियन रीजन पर अटैक किया था। होयसल रीजन जो है ये साउथ इंडिया से थोड़ा सा नॉर्थवर्ड की तरफ पड़ता है, साउथ इंडिया से थोड़ा नॉर्थवर्ड की तरफ पड़ता है, यानी कि ये इसमें कर्नाटक इंक्लूड है, थोड़ा बहुत पार्ट तेलंगाना इंक्लूडेड है, थोड़ा बहुत पार्ट, बट ज़्यादा पार्ट महाराष्ट्र इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद में पांडियन रीजन, पांडियन रीजन जो है ये तमिलनाडु का सदर्न पार्ट, तमिलनाडु के भी साउथ के अंदर जो हिस्सा है उसे पांडियन रीजन कहा जाता है। एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी की पहुंच रामेश्वरम तक हो चली थी, वो रामेश्वरम तक पहुंच चुका था और इसी के चलते इसे एक पॉपुलर राजा डिक्लेयर किया गया है, एक पावरफुल राजा बताया गया है। इसके अलावा भी और भी कई बातें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी को फेमस बनाती है, पॉपुलर बनाती है, जिसे हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स की कैटेगरी में। रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 4 नंबर का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर्म करता है ये टॉपिक कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सुधार किए थे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो वो ये थी कि रेवेन्यू सिस्टम वॉज रीस्ट्रक्चर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसने रेवेन्यू सिस्टम को, यानी कि जो कर व्यवस्था थी, टैक्सेशन को क्या किया इसने, दोबारा से इसको रिवाइज करवाया था। ऑर्डर्स दिए थे इसने, 4 आदेश दिए थे जिससे कि रिवोल्ट्स को क्रश किए जा सकें, जो विद्रोही गतिविधियां हैं उसको शांत की जा सकें। तो उसमें सबसे पहले जो बात है वो है एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो। ये विद्रोह कौन करवाता है, अमीर लोग ही करवाते हैं, ये फंड देते हैं कुछ गुंडों को, कुछ क्रिमिनल्स को, और उसके वजह से क्या होता है कि विद्रोही गतिविधियां होती है। तो इसलिए इसने सबसे पहले स्टेप ये लिया कि वी हैव टू एनेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। दूसरा, रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दो। अच्छा, ये रेवेन्यू इंक्रीज़ क्यों किया जा रहा था? रेवेन्यू इंक्रीज़ इसलिए किया जा रहा था ताकि ये बड़ी से बड़ी आर्मी बना सके। अच्छा, रेवेन्यू इंक्रीज़ कैसे बेस पर करता था ये? रेवेन्यू इंक्रीज़ करता था बाय ट्रांसफॉर्मिंग बैरन लैंड इनटू द फर्टाइल लैंड। अनउपजाऊ, या फिर आप कह सकते हो कि एक बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट करके उसको, उसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाकर, ऑब्वियस सी बात है जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, कमाई तो बढ़ेगी उससे। तो ये भी उसका एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर था। तीसरा ऑर्डर ये था कि दिल्ली के अंदर मेन दिल्ली के अंदर अल्कोहल को बैन कर दी जाए, यानी शराब को बंद कर दिया जाए, शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ जिसकी वजह से रिवोल्ट क्रश हुए। और फाइनली बैनिंग गेट टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, जो अमीर लोग हैं उनके म्यूचुअल गेटिंग टुगेदर को बैन कर दिया, यानी कि जो अमीर लोग आपस में मिलते हैं जुलते हैं, बात करते हैं राजाओं के बारे में, सुल्तानों के बारे में, उनके बारे में बुराइयां करते हैं, वो सब नहीं हो, इसलिए उन्होंने उसका मेलजोल ही बंद करके रख दिया। सबसे बढ़िया काम किया है इसने, बैनिंग म्यूचुअल गेटिंग टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। तो ये 4 ऑर्डर्स उसने इश्यू कर रखे थे। एनेक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, नंबर 2 इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू, कैसे, बाय ट्रांसफॉर्मिंग बैरन लैंड इनटू द फर्टाइल लैंड, और उसके बाद में अल्कोहल पर बैन लगा देना, और फाइनली एरिस्टोक्रेट्स के उन पर प्रतिबंध लगा देना। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं हम, रिफॉर्म्स थे। इसके अलावा भी कुछ और रिफॉर्म्स थे, आइए हम बात करते हैं। कुछ रिफॉर्म्स पुलिस में, डिटेक्टिव में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इनमें भी चलाए इसने। पुलिस में सुधार किया, पुलिस व्यवस्था में इसने काफ़ी हद तक सुधार कर दिया था। इसके अलावा डिटेक्टिव क्या होता है, स्पाई, यानी कि खुफिया तंत्र, यानी कि जासूसी तंत्र, तो डिटेक्टिव में इसने सुधार किए थे। इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज में भी, पोस्टल सिस्टम में भी, यानी डाक व्यवस्था इसने सुधार दी। फिर इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, खासतौर से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि प्रांतीय विभाग में इसने काफ़ी सुधार किए थे। इन्हीं में सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था कंट्रोल अपॉन मार्केट्स, यानी कि बाज़ारों पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल अपॉन द मार्केट्स। तो इसने इसके लिए क्या कर दिया, इसने इसके लिए कुछ अपने तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ नए पद बनाए, क्रिएटेड न्यू डेजिग्नेशन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दीवान रियासत,
यहाँ पर कुछ अरेबियन या तुर्किश टर्मिनोलॉजी है जिसमें बीच में काफ़ी आई आता है बार बार, दीवान रियासत, फिर इसके अलावा शाहाना। दीवान रियासत का मतलब होता है मार्केट कंट्रोलर, यानी कि बाज़ार नियंत्रक। फिर इसके अलावा शाहाना, शाहाना का एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है दंड अधिकारी। दंड अधिकारी जो है ये बेसिकली संस्कृत या हिंदी टर्मिनोलॉजी है। तो शाहाना, शाहाना यानी कि मार्केट इंस्पेक्टर। फिर इसके अलावा मुहत्तसिब, मुहत्तसिब क्या होता है? आम लोगों का प्रोटेक्टर, आम लोगों का, आम इंसानों का संरक्षक। और साथ ही मापतोल का मापतोल का इंस्पेक्टर, मापतोल का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति। इसके अलावा एक स्पाई ऑफिसर था जिसे कहा जाता था बारीद ए मुमलिक। क्या कहा जाता था? बारीद ए मुमलिक। ये कहा जाता था स्पाई ऑफिसर को, यानी एक जासूसी अधिकारी को ऐसा कहा जाता था। इसने अपने सिस्टम में, अपने मार्केट के अंदर बार्गेनिंग को अश्योर्ड करवाया ताकि आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी बार्गेन करके चीज़ को अपने फेवर में ला सके। इतना ही नहीं, इसने ब्लैक मार्केटिंग यानी काला बाजारी या मुनाफाखोरी, मुनाफाखोरी क्या होता है? प्रॉफिटियरिंग, 1 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में, 10,000 रुपये में बेचना। इतने बड़े अंतर के, इतने बड़े प्रॉफिट के साथ बेचने वाली चीज़ को कहा जाता है प्रॉफिटियरिंग। और ब्लैक मार्केटिंग किसे कहा जाता है? डिमांड एंड सप्लाई को प्रभावित करने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स अपनाना। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई को बुरी तरीके से प्रभावित करने के लिए गलत तरीके अपनाना, उसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो ब्लैक मार्केटिंग पर इसने प्रतिबंध लगाया। इनके प्रतिबंध लगाने से क्या होता है कि मार्केट में सुधार होता है। एक खास बात ये है, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ही वॉज द फर्स्ट टू पे द सोल्जर्स सैलरी इन कैश। ही वॉज बेसिकली द फर्स्ट रूलर हु पेड सैलरी सोल्जर्स इन कैश। अपने सैनिकों को नकद में तनख्वाह देने वाला पहला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। और यही वजह थी कि इसने अपने एम्पायर को सुरक्षित रखा था। 20 सालों तक इसने, 20 साल कम नहीं होते हैं, 20 सालों तक इसने अपने एम्पायर को सुदृढ़ रखा, मजबूत रखा, पावरफुल बनाए रखा है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स के बारे में है। 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आप कोई भी यानी 4 पॉइंट्स इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं, चलिए इस के टाइटल्स के बारे में बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आप यहाँ देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी की इमेज, काफ़ी आक्रामक, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लुक वाला व्यक्ति। टाइटल्स एंड अदर वर्क की बात की जाए तो सबसे पहले इसने खलीफा के राज को इसने स्वीकार किया, अप्रूवल दिया था। देखो क्या होता है इसमें कि खलीफा जो है इस्लाम वर्ल्ड में, एक इस्लाम वर्ल्ड में, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम दुनिया में स्पिरिचुअल पोजीशन का हाईएस्ट व्यक्ति होता है। आप समझिए इस चीज़ को, खलीफा ही क्या करता था? एक सुल्तान को अपने काम करने में इजाज़त देता था। मतलब सुल्तान को अगर टिके रहना है तो सबसे पहले उसे खलीफा को खुश करना होगा, उसके लिए गिफ्ट्स भेजने होंगे, उसकी तारीफ़ करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खलीफा की तरफ अट्रैक्ट कराना होगा। मतलब खलीफा को अल्लाह के बराबर का पद माना जाना है। और खलीफा के बाद जो व्यक्ति आएगा उसे कहा गया था फिर बादशाह, यानी कि शाह तो कौन है? खलीफा है। और इस शाह के बाद जो आया वो बादशाह है। तो खलीफा के इसने रूल को अप्रूव करवाया और उसके बाद इसने टाइटल इसको हासिल होता है जिसका नाम है, काफ़ी लंबा टाइटल है, यास्मीन उल खिलाफत नासिरी आमिर उल मोमिनीन। ये लंबा चौड़ा इसका टाइटल है। वैसे बेसिकली इसके पॉपुलर टाइटल आमिर खुसरो ने बताए हैं। आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को 2 टाइटल्स प्रोवाइड कराए हैं, यानी 2 उपाधि उसे दी है। पहली उपाधि जो है वो है सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व का सुल्तान। दूसरी उपाधि दी गई है पब्लिक हर्ड्समैन, यानी कि लोगों का चरवाहा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन मैन। ये अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल दिया है। एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है आमिर खुसरो। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई फोर्ट कोश ए सीरी डेवलप किया था। इसे बनाया था 1303 में, 1303 में इसका कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर 7 गेट्स थे। इसके बाद अगर अपन और चीज़ों को देखें,
आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हिज सन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बिकेम द किंग। नेक्स्ट सुल्तान जो है उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बनता है और उसने अपने पिताजी के जितने भी सख्त आदेश थे उन सबको ख़त्म कर दिया था। ही डिसकंटिन्यूड ऑल द रिजिड ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, यानी कि अपने पिताजी से बिल्कुल अगेंस्ट में गया। उसके पिताजी ने खलीफा के रूल को अप्रूव किया था कि खलीफा मुझसे भी बड़ी ताकत होती है, लेकिन इसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कहा कि नहीं नहीं, खलीफा कोई बड़ी ताकत नहीं होती, मैं खुद ही खलीफा हूँ। और उसने टाइटल हासिल कर लिया अल वासिक बिल्लाह। और उसके बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में, यानी कि उसका मर्डर कराया गया था, उसकी हत्या करवाई गई थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। नसीरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बनता है और यही उसका लास्ट रूलर था। तो दो अनपॉपुलर रूलर रहे हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एंड द नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये दो रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इस मैप में देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी का इस तरह से, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज, फ्रॉम दिस मैप, खिलजी डायनेस्टी का किस तरह से भारत में एक्सपांस था। ये जो भी पिंक शेडेड रीजन है, फ्रॉम इंडस रिवर टू गंगा यमुना डेल्टा, गंगा यमुना रिवर टू बांग्लादेश, इतना बड़ा रीजन जो था उस पे अलाउद्दीन खिलजी और लेटर खिलजीज का कंट्रोल हुआ करता था इस बड़े से एम्पायर पर। तो ये खिलजी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। इसमें भी आप यहाँ पर नीचे मैप में तीन चीज़ें में देख सकते हो। एक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम, एक 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी, और फाइनली 1316 से 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इनके टाइम का अलग अलग ड्यूरेशन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अगली डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि हिस्ट्री में काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ तुगलक डायनेस्टी। 1320 से लेकर 1414 के बीच में चली ये डायनेस्टी एक बड़े ग्रेटर इंडिया पर इसका बड़ा कंट्रोल रहा है। तो इसका सबसे पहले जो फाउंडर है गाजी मलिक, गाजी मलिक के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं। गाजी मलिक कौन था? इसका दूसरा नाम था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है आखिरी खिलजी रूलर खुसरो शाह को ख़त्म करने के बाद में। ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर असैसिनेटिंग खुसरो शाह। कौन था खुसरो शाह? आखिरी खिलजी रूलर था। तो जैसे ही वह सुल्तान बनता है तो उसे प्रोविंशियल रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ता है। सो रिवोल्ट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द गाजी मलिक रीन। इसने अपने बेटे जूना खान को भेजा। सबसे पहले वारंगल का एक राजा था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। एक राजा था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव ऑफ तेलंगाना, वारंगल वहाँ का राजा था। तो उस एक्सपीडिशंस में, यानी कि उस सैन्य अभियान में क्या है कि यहाँ पर जीत हो जाती है। उसके बाद में दूसरा एक्सपीडिशंस भेजा जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा का एक रीजन है जिसे कहा जाता है जाजनगर। जाजनगर में भेजा जाता है जहाँ पर उसकी जीत होती है। किसकी जीत होती है? अगेन जूना खान की। तो जूना खान वहाँ पर जीत हासिल करता है। एक रिवोल्ट और होता है, यानी कि बंगाल का रिवोल्ट। वैसे एक चीज़ ध्यान रखिए, रिवोल्ट टोटल दो ही होते हैं। पहला रिवोल्ट जो है वारंगल में होता है और दूसरा रिवोल्ट बंगाल में होता है। वारंगल वाले रिवोल्ट में अपने बेटे को भेजता है, बंगाल वाले रिवोल्ट में खुद जाता है। और जैसे कि इस बंगाल वाले रिवोल्ट में, यानी कि क्रशिंग द बंगाल रिवोल्ट वाज द लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ वूम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक जो यहाँ पर जीत जाता है, गाजी मलिक जीत जाता है और इस जीत के लिए एक जश्न मनाया जाता है, एक विक्ट्री सेरेमनी मनाई जाती है, एक रिसेप्शन सेरेमनी दिल्ली में आयोजित की जाती है उसके विजय अभियान से लौटने पर। तो जैसे कि वो दरवाजे की चौखट पर खड़ा रहता है तो उस समय एक वुडन बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर जो है वो टूटकर गिर जाता है उसके सिर पर और 1325 में उसकी मौत हो जाती है। मतलब ये काफ़ी एस्टोनिशिंग मौत हुई है उसकी। ऐसी ही मौत इससे पहले फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर था, फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी भी मौत इसी तरह से कुछ हुई थी, यानी कि घोड़े पर खेलते वक्त उसकी मृत्यु हुई थी। और इसकी भी 1325 में रिसेप्शन सेरेमनी में
जो कि दिल्ली में आयोजित की गई थी, तो वहाँ पर एक वुडन बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है जिसमें इसकी मौत हो जाती है 1325 में। इसके बाद इसका बेटा जूना खान नया रूलर बनता है। तो आइए जानते हैं जूना खान के बारे में। जूना खान का एक पॉपुलर नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक इसका रूल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, ही वॉज ऑल्सो नोन एज जूना खान। इसके कुछ टाइटल थे, जैसे कि सबसे पहला, ये एक मार्क्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो प्लीज नोट इट, एन एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कभी हाँ कभी ना सन की आदमी, मतलब उसे एक सनक वाला आदमी कहा जाता है। एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। यानी कि एक बार वो किसी कार्य के लिए हाँ करवा देता है और उसी कार्य को बाद में कड़ाई से कहता है कि नहीं करना है। इसका दूसरा टाइटल था थर्स्टी ऑफ ब्लड, यानी वो खून का प्यासा है। वह खून का प्यासा है, एक तलवार रखता है अपने पास, कहता है कि मेरी तलवार हमेशा खून के लिए तैयार रहती है। लेकिन उसका एम्पायर जो है काफ़ी बड़ा था, जिसके अंदर 23 मुक्ताज थे। मुक्ताज से यहाँ मतलब है राज्य, मुक्ताज से यहाँ मतलब है प्रांत। 23 प्रोविंसेस मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में थी। एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, काफ़ी पॉपुलर हिस्टोरियन है जो उस समय था। हिस्टोरियन का नाम वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी 1 मार्क के व्यू पॉइंट से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान के बारे में 5 पॉलिसीज़ बताई हैं। सुल्तान के बारे में 5 पॉलिसीज़ डिस्क्राइब कर रखी है। क्या है? सबसे पहली पॉलिसी है टैक्स इंक्रीज इन दोआब। दोआब क्या होता है कि 2 नदियों के मेल से बना हुआ जो रीजन होता है, द रीजन विच इज़ फॉर्म्ड बाय मेकिंग ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, तो उसे दोआब कहा जाता है। तो दोआब में उसने टैक्स इंक्रीज किया, यानी कि सामान्य भाषा में इसे समझाया जाए तो हरियाणा वाला रीजन जो है, हरियाणा पंजाब शिमला वाला रीजन, वहाँ पर उसने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी। दूसरी उसकी पॉलिसी थी देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाना। मतलब यहाँ से पता चलता है कि वो कितना कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ आदमी है, कभी हाँ कभी ना। अधिकतर लोग दिल्ली में राज करने के लिए मरते हैं, दिल्ली को राजधानी बनाते हैं, ये व्यक्ति देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है, और ये उसका बहुत बड़ा मूर्खता वाला कदम था। हालांकि ये राजधानी 1327 से 1335 इन 8 वर्षों के दौरान ही रहती है। हावेवर बाद में वापस वो दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट कर देता है। इस दौरान काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, नौकरियां जाती है, शहर टूटते हैं, नया शहर बसता है। एक उसका फैसला था सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, यानी कि जैसे मान लीजिए एक टोकन करेंसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक व्यापारी दिल्ली से मुंबई जा रहा है, उस व्यापारी को अपने साथ 2 लाख रुपए ले जाने में डर लग रहा है, शंका हो रही कहीं ऐसे कोई लूट ना ले, तो वो क्या करता था, एक टोकन करेंसी खरीद करता था सुल्तान के आदमियों से। तो वो टोकन करेंसी वो मुंबई में जब दिखाता था तो उस प्रांत से उसे वो 2 लाख रुपए मिल जाते थे। इट मीन्स कंपेयर टू मॉडर्न डे एटीएम सिस्टम, कि आपको एक सिर्फ टोकन कब लेकर जाना है, जस्ट लाइक एटीएम कार्ड, और उसके बाद आपको वहाँ से कैश विड्रॉ करवा लेने हैं। हालांकि ये तरीका भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि कई लोगों ने डुप्लीकेट टोकन करेंसी बना ली थी और इससे इसी के राज्य को नुकसान हुआ। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इसने जो पॉलिसीज बनाई वो सभी की सभी जो थी बकवास थी। चौथा, अटैक अपॉन खोरासन पर हमला करना और उसमें जीत हासिल नहीं हो पाना। फाइनली एक्सपीडिशन टुवर्ड्स कराची, यानी कराची की तरफ एक सैन्य अभियान चलाना। इसके बाद में मोरक्को नाम के देश से, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है मोरक्को, वहाँ से एक हिस्टोरियन है इब्न बतूता। इब्न बतूता भी एक पावरफुल हिस्टोरियन था जिसके लेख काफ़ी पढ़े जाते हैं, हिस्ट्री के अंदर काफ़ी तवज्जो दिए जाते हैं इब्न बतूता को। वो 1351 में, माफ़ कीजिएगा 1351 में नहीं, 1333 में भारत में आया था। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया इन अराउंड 1333 CE, और सुल्तान ने उसे काजी अपॉइंट किया। काजी इज द पोजीशन जस्ट लाइक ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं? काजी एक तुर्किश टर्मिनोलॉजी है जिसको आप मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी में प्राइम मिनिस्टर से आप मेल कर सकते हो। तो उसे दिल्ली का काजी बना दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे एम्बेसडर बनाया चाइना के लिए,
1342 में उसे चाइना भेज दिया जाता है। 1342 के अंदर उसे चीन भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो भारत और चीन दोनों देशों के बीच के रिश्तों को स्मूथ चलाने के लिए मेहनत करता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी थी। 4 नंबर के लिए शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन द इंडियन हिस्ट्री। तो आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आप इस तस्वीर में देखेंगे ये फिरोज शाह तुगलक है, जिनके हाथ में एक अनार है, यानी कि फलों के काफ़ी शौकीन व्यक्ति था, खाने पीने का काफ़ी शौकीन व्यक्ति था। फिरोज शाह तुगलक, टाइम पीरियड है 1351 से 1388 के बीच में। इसकी डिटेल्स जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है ये हाजी इलियास ऑफ बंगाल का हाजी इलियास जो है एक लोकल लेवल पर सरदार था। हाजी इलियास उसके इलाके में 2 सैन्य अभियान चलाए थे, बट ही रिमेन अनसक्सेसफुल बोथ द टाइम्स। लेकिन दोनों ही बार ये असफल रहा। फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी मूर्खता ये थी कि सभी सरकारी और सभी सैन्य नौकरियां उसने वंशानुगत कर दी, हेरिडिटरी कर दी। यानी कि अगर किसी फौजी का बेटा है तो उसे भी फौज में ही आना पड़ेगा, अगर कोई मंत्री का बेटा है तो उसे भी मंत्री ही बनना पड़ेगा। तो ये क्वालिफिकेशन पर जोर नहीं देता था, ये देता था जाति पर जोर, ये देता था जन्म पर जोर कि इसका पिता कौन है। उस आधार पर इसे इस तरह से तैयार कराया गया है। इज दैट क्लियर? ही अपॉइंटेड हिज सन फतेह खान एज हिज सक्सेसर, यानी कि इसने अपने बेटे फतेह खान को अपना सक्सेसर चुना और उसका नाम सिक्कों पर इंस्क्राइब्ड करवा दिया। फिरोज ने आर्किटेक्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, फिरोज शाह तुगलक गेव मच इंपॉर्टेंस टू आर्किटेक्चर, यानी कि इसने स्थापत्य कला को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया और इसी के चलते उसने कुछ टाउन्स, कुछ नगरों का निर्माण करवाया। जैसे सबसे पहले हिसार फिरोज़ा, ये हरियाणा में है, फिर है फिरोजाबाद, ये भी हरियाणा में है, फिर है जौनपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। सो ही पॉपुलेटेड 3 टाउन्स, हिसार फिरोजाबाद बोथ इन हरियाणा एंड जौनपुर विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। इसने कैनाल्स भी बनवाए थे, यानी कि नहरें इरिगेशन पर्पस के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, एक हांसी में और एक सिरसा रीजन में। अगेन ये दोनों हरियाणा में भी है, ये दोनों हरियाणा में ही है। हांसी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और सिरसा हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये फिरोज शाह तुगलक का शॉर्ट नोट था। इसके बाद हम बात करें इसकी कुछ और पॉलिसीज़ के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून तैयार कराए थे। तो इसके बारे में बताया गया है कि इसकी पॉलिसीज़ क्या है। तो सबसे पहले पॉलिसीज़ इसके बारे में बताई गई है वो ये कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए या फिर अकाल का सामना करने के लिए, सूखे का सामना करने के लिए इसने कैनाल्स तैयार करवाए थे। कैनाल्स, एक कैनाल जो है सतलज नदी से लेकर दीपालपुर तक और दूसरा बनाया गया था यमुना नदी से सिरमौर तक, यानी कि हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में भी इसने अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को मजबूत किया था। आगे हम बात करें तो टैक्सेशन व्यवस्था के बारे में। जजिया जो कि एक प्रकार का टैक्स है ब्राह्मणों पर लगने वाला, जजिया जो कि एक प्रकार का टैक्स होता है ब्राह्मणों पर लगने वाला, वो इसने लगाया कि जो ब्राह्मण होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, नाम होगा उस टैक्स का जजिया। फिर उसके बाद में जो शिया सेक्ट होता है, इस्लाम धर्म में 2 समुदाय होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान, एक शिया मुसलमान। तो जो शिया मुसलमानों के नेता थे उन्हें मृत्युदंड दिलवाया इसने। इसे पसंद नहीं थी शिया मुस्लिम्स, इसे सुन्नी मुस्लिम पसंद थे, ये सुन्नी मुसलमानों को बढ़ावा देता था। फिर इसके बाद में नॉन शरीयत टैक्सेस को इसने रिड्यूस कर दिया था। पहले नॉन शरीयत टैक्सेस 24 थे, बाद में 4 हो गए। उन चारों के नाम इस प्रकार है, जजिया, खुम्स, जकात, खराज।
ये 4 वो टैक्स हैं जो कि उसने रिड्यूस कर दिए थे। सो ही रिड्यूस नॉन शरीयत टैक्सेस फ्रॉम 24 to 4, तो वो उसने रिड्यूस कर दिए थे। एक चीज़ इसके टाइम पर देखने को मिलती है कि देयर वॉज एन ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लेव्स, 1,80,000, मतलब दासों की संख्या में अनगिनत बढ़ोतरी हुई थी। 1,80,000 दास बना दिए गए, गुलाम बना दिए गए, और उनको संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, सो कॉल्ड दीवान ए बंदगां। वापस से दासों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। 1,80,000 दास होते हैं, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है दीवान ए बंदगान, यानी कि एक तरह से जो बंदी है, जो बंदीगाह है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसका नाम है दीवान ए बंदगान। जैसे कि ये फलों का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था, तो फिरोज प्रमोटेड मस्कमेलन एंड ग्रेप्स फार्मिंग, खरबूजे और अंगूरों की खेती को इसने बढ़ावा दिया दिल्ली में, और इसके लिए काफ़ी ऑर्चर्ड्स बनाए, काफ़ी जो है बगिया बनाई इसने। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 में होती है, 1388 में इसकी डेथ होती है। नासिरुद्दीन मोहम्मद वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इज दैट क्लियर? नासिरुद्दीन महमूद जो था इस डायनेस्टी का अंतिम राजा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सईद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक, ये इतनी खास नहीं थी। बेसिकली इस डायनेस्टी को शुरू करने से पहले मुझे तुगलक डायनेस्टी के इस मैप पर जाना होगा। तुगलक डायनेस्टी का ये मैप देखिए आप, खिलजी डायनेस्टी से काफ़ी बड़ा मैप है, ये काफ़ी बड़ा एक्सपांस कवर करता है। इस मैप में आप दौलताबाद देखिए, जो देवगिरी बकर के बताया गया था वो यही है, दौलताबाद, यहीं पर उसने कैपिटल शिफ्ट की थी। तो इस कैपिटल शिफ्ट करने के चक्कर में इसने, यानी कि उसने एक लंबा रास्ता, एक मतलब बड़ा सेटलमेंट करवाया था। सेटलमेंट को शिफ्ट कराना आसान काम नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए काफ़ी नुकसान इसे भुगतना पड़ा था। तो इस डायनेस्टी का, यानी कि तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था नासिरुद्दीन महमूद शाह, तो उसके टाइम पर जो है क्या होता है कि एक तुर्किश इन्वेडर होता है तैमूर लंग। तैमूर लंग जो है तुर्किश इन्वेडर, यानी तुर्किश आक्रमणकारी तैमूर लंग, उसने भारत में लूट मचाकर रख दी थी। तो तैमूर लंग भारत में राज करने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं था, वापस वो अपने देश तुर्की चला गया था। तुर्किश तैमूर लंग ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि अपने एक प्रतिनिधि को, अपने एक खास चमचे को भारत छोड़ दिया था, जिसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान ने ही इस डायनेस्टी को फाउंड करता है। खिज्र खान इस डायनेस्टी का फाउंडर होता है, और ये डायनेस्टी कहलाती है सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। सबसे छोटा टाइम पीरियड अभी तक हमने जो डायनेस्टीज़ पढ़ी हैं उसमें सबसे छोटा टाइम सईद डायनेस्टी का ही माना गया है। खिज्र खान नाइदर गेन एनी टाइटल नॉर डिड ही सर्कुलेट कॉइन्स इन हिज नेम। अपने नाम पर न तो कोई सिक्के चलवाता है, न ही कोई उपाधि धारण करता है। अच्छा, इसके बाद में मुबारक शाह रूलर बनता है। मुबारक शाह को सर्वशाह कहा गया था, ये उसका टाइटल था, सर्वशाह, और इसने 1421 से 1434 तक रूल किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी के बारे में इतना ही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।